हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 6 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण से निपटना। आज हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड के बारे में पढ़ेंगे और प्रमोटिंग सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उपयोग। द कॉन्स्टिट्यूशन, as you have learnt in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity democratic। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान में वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं जो हमारे समाज को, हमारे पॉलिटी को लोकतांत्रिक बनाते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। They are defined in and through the list of fundamental rights that are an important part of the Constitution। इन प्रिंसिपल्स को, इन आइडियल्स को फंडामेंटल राइट्स के द्वारा डिफाइन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। These rights are available to all Indians equally। ये अधिकार सभी भारतीयों को इक्वली प्राप्त है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने सरकार को याद दिलाया कि हमारे साथ इतने सालों से जो इनजस्टिस हो रहा है, आगे वो इनजस्टिस ना हो, उसके लिए कुछ करिए। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। सेकंड, they have insisted that the government enforce these laws। दूसरा तरीका जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने अपनाया है वो ये है कि उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डाला है और सरकार से मांग की है कि उनके अधिकारों को पूरा करने के लिए कानून बनाए जाए और उन कानूनों को लागू किया जाए। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार
इन कानूनों को लागू करे। In some instances, the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. कुछ कुछ इंस्टेंसेस में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्ट्रगल को देखते हुए फंडामेंटल राइट्स के अनुसार सरकार ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए नए कानून भी बनाए हैं। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। आर्टिकल 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति दलित्स को पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने से नहीं रोक सकता, मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता और पढ़ने से नहीं रोक सकता। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. इसका मतलब यह भी है कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना गलत है और अगर इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसको टॉलरेट नहीं करेगी। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम नाउ। अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल क्राइम है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे दंड दिया जाएगा। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability. For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. भारतीय संविधान में ऐसे दूसरे आर्टिकल्स हैं, ऐसे दूसरे सेक्शंस हैं जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है और अनटचेबिलिटी जैसे दूसरे डिस्क्रिमिनेटरी चीजों के खिलाफ हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हमने इसके बारे में डिटेल में क्लास 7 में पढ़ा है। आपको क्लास 7 पॉलिटी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लास 7 पॉलिटी के लेक्चर्स को देख सकते हैं। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them. दलित्स के राइट्स का वायलेशन होने पर वो इन फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेते हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित
इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right or rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. अगर दलित्स को लगता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी कम्युनिटी ने या फिर सरकार ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, उनको बैडली ट्रीट किया है, तो वो फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले सकते हैं और कोर्ट के पास जा सकते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। They have drawn the attention of the government of India to the Constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them. उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान भारतीय संविधान की ओर आकर्षित कराया है और उन्होंने मांग की है कि गवर्नमेंट संविधान का पालन करे, संविधान के प्रिंसिपल्स, आइडियल्स को फॉलो करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our constitution. दूसरे माइनॉरिटीज ने भी भारतीय संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का सहारा लिया है। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. माइनॉरिटीज मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ने फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स पर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, distinct cultural and religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the guardian of the content of their culture as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के केस में जो डिस्टिंक्ट कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप्स हैं जैसे मुस्लिम्स, पारसीज, उनको अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। उनके कल्चर में जो कंटेंट है उसके वो गार्जियन हैं और उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups. Different minority groups को, marginalized groups को जब कल्चरल राइट्स दिए जाते हैं तो ये इंश्योर होता है कि सबको कल्चरल जस्टिस प्राप्त हो रहा है। इसलिए भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे डिफरेंट ग्रुप्स को सांस्कृतिक न्याय प्राप्त हो। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। The Constitution does this so that the culture of these groups is not dominated or wiped out by the culture of the majority community.
संविधान में ऐसे प्रावधान इसलिए दिए गए हैं ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज पे अपने कल्चर को इम्पोज ना कर पाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। इसका उद्देश्य ये है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वो नष्ट हो। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड, हाशियाई तबकों के लिए कानून। एज यू हैव रीड, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। येट दिस इज नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक्स एक्शन। लेकिन सरकार केवल इसी तरीके से एक्शन नहीं लेती। लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री। भारत में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज बनाई गई है। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। देयर आर पॉलिसीज और स्कीम्स दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप अ कमिटी और बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे एक्सेट्रा। ये जो लॉज, पॉलिसीज और स्कीम्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए बनाई गई हैं, ये बहुत तरीकों से सामने आई हैं। कभी किसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, कभी कोई सर्वे कंडक्ट करके एक्सेट्रा। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। द गवर्नमेंट then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups. गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज को प्रमोट करने में एफर्ट लगाती है ताकि स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटीज मिले और उन्हें भी बराबरी का हक मिल सके। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population. संविधान में जो प्रावधान है, अधिकार है, उनको लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने स्पेसिफिक स्कीम्स बनाए हैं और उनको ट्राइबल एरियाज और ऐसे एरियाज जहां पे हाई दलित पॉपुलेशन है वहां पे लागू किया है। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities. For example, गवर्नमेंट ने फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स प्रोवाइड करवाया है दलित और आदिवासी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए ताकि वे भी एजुकेशनल फैसिलिटीज को अवेल कर सके जो फैसिलिटीज उनके लोकेलिटीज में अवेलेबल नहीं है। उदाहरण के लिए, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से
मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। In addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequality in the system. देखिए, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज स्कीम्स लागू करती है ताकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट लॉस का भी इस्तेमाल करती है ताकि कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा सके और सिस्टम में जो इनइक्वलिटी व्याप्त हो चुका है उसे खत्म किया जा सके। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। One such law or policy is the reservation policy that today is both significant and highly contentious. रिजर्वेशन एक ऐसा ही लॉ या फिर पॉलिसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और विवादास्पद भी। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून और नीति है। ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी है। Policy, a stated course of action that provides direction for the future, sets goals to be achieved, or lays out principles or guidelines to be followed and acted upon. Policies में प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। इसमें गोल सेट किया होता है जो हमें अचीव करना होता है और इसमें एक कोर्स ऑफ एक्शन भी होता है जिसके द्वारा हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नीति एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। इन दिस चैप्टर वी हैव रिफर्ड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज बट अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कंपनीज एक्सेट्रा ऑल्सो हैव पॉलिसीज। इस चैप्टर में पॉलिसीज को गवर्नमेंट पॉलिसीज के रूप में रिफर किया गया है। पॉलिसीज दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कंपनीज के भी अलग अलग अपने अपने पॉलिसीज होते हैं। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियां होती है। The laws which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument that in a society like ours, where for centuries sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist these sections. एजुकेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में दलित्स और आदिवासीज के लिए जो रिजर्वेशन है, रिजर्व्ड सीट्स हैं, वो एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है जिसमें कहा गया है कि ओवर द सेंचुरीज जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं, एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं, उनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा ठोस कदम उठाने चाहिए और उन्हें न्यू स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को
इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स और दलित्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स। ऑल ओवर इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स के पास शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की खुद की लिस्ट है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एज इट्स लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी एक लिस्ट होती है। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। Students applying to educational institutions and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificates. Many government and educational institutions also ask for candidates to mention their caste or tribe status. जो स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे कास्ट स्टेटस या फिर ट्राइब स्टेटस के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। गवर्नमेंट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म फिलिंग करवाते टाइम भी कैंडिडेट से अपने कास्ट या फिर ट्राइब स्टेटस को फिलअप करने की मांग कर सकते हैं। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। इफ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और अ सर्टेन ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation. अगर कोई पर्टिकुलर दलित कास्ट या फिर कोई सर्टेन ट्राइब गवर्नमेंट की लिस्ट में है, तो उस कास्ट या ट्राइब के कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है, तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। फॉर एडमिशंस टू कॉलेज, स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट्स डिफाइन अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। कॉलेजेस में, स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट ने कट ऑफ मार्क की व्यवस्था की हुई है। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन, बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल and secured marks above the cutoff point. सभी दलित और ट्राइबल कैंडिडेट एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ वही कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर सिक्योर किया होगा। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। गवर्नमेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर दीज स्टूडेंट्स। दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी अनाउंस करती है ताकि वे अपनी पढ़ाई
अच्छे से पूरी कर सकें। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। द पोएम बिलो is written by Soirabai, the wife of the well-known Bhakti poet Chokhamila from 14th century Maharashtra. सोयराबाई जी ने एक पोएम लिखा है जो कि भक्ति पोएट चोखा मेला की वाइफ हैं। वे 14th सेंचुरी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। ये 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। दे बिलोंग्ड टू द महर कास्ट विच वॉज एट दैट टाइम कंसिडर्ड अनटचेबल। वे महर कास्ट से बिलोंग करते थे। उस वक्त महर कास्ट को अनटचेबल माना जाता था। सोयराबाई महर जाति की थी। उस समय ये जाति अछूत मानी जाती थी। यहां पे वो पोएम दिया हुआ है। Soirabai is questioning the idea of purity and arguing that since every human is born in the same manner, there is nothing that makes one body less or more pure than the other. इस पोयम में सोयराबाई जी प्योरिटी के आइडिया पर क्वेश्चन उठा रही हैं कि जब सभी मनुष्य एक जैसे तरीके से जन्म लेते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ज्यादा प्योर या कम प्योर बना दे। और बात भी बिल्कुल सही है। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक की देह को ज्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती हो। She is possibly also trying to say that pollution, a key tool of the caste system to separate or deny people access to spaces, work, knowledge, and dignity, occurs not through the nature of work done, but from within, from your thoughts, values, and beliefs. संभवतः वे ये भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि वो हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। Kabir was a 15th century poet and weaver who also belonged to the Bhakti tradition. कबीर 15th सेंचुरी के पोएट थे और वीवर यानी बुनकर थे और भक्ति ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर्स पोएट्री spoke about his love for the supreme being free of ritual and priests. कबीर की पोएट्री सुप्रीम गॉड के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी और उनका ये प्रेम रिचुअल्स और पुजारियों के चंगुल से आजाद था। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका ये प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। It also expresses his sharp and pointed criticism of those he saw as powerful. उनके पोएम्स में पावरफुल लोगों की आलोचना की गई थी। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर attacked those who attempted to define individuals on the basis of their religious and caste identities. कबीर उन पर अटैक करते थे जो सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को कास्ट के नाम पर, रिलीजियन के नाम पर बांटने की कोशिश करते थे।
कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। इन हिज व्यू, एवरी पर्सन हैड द एबिलिटी to reach the highest level of spiritual salvation and deep knowledge within themselves through their own experience. उनका मानना था हर इंसान में कैपेबिलिटी है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सैल्वेशन पाने की, यानी मुक्ति पाने की, बशर्ते वो अपने अंदर के डीप नॉलेज को खंगाले। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और ये अपने अनुभव के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। His poetry brings out the powerful idea of the equality of all human beings and their labor. उनकी पोएट्री में व्यक्तियों के समानता के विचार थे और लेबर के इंपॉर्टेंस के विचार थे। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। He writes about valuing the work of the ordinary potter, the weaver, and the woman carrying the water pot, labor that in his poetry becomes the basis of understanding the entire universe. कबीर हर तरह के काम को वैल्यू देते थे, जैसे एक ऑर्डिनरी पॉटर के काम को, वीवर के काम को, वुमेन जो वाटर पॉट कैरी करती थी उनके काम को वैल्यू करते थे। ऐसे लेबर की उन्होंने बहुत इज्जत की है। ये एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम को समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। His direct, courageous challenge inspired many, and even today, Kabir's poetry is sung and appreciated by Dalits, marginalized groups, and those critical of social hierarchies in UP, Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, बंगाल, बिहार एंड गुजरात। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 6 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज के बारे में पढ़ेंगे, द स्काउर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।